हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीसीएस सारथी चैनल में। और मैं अभिनव राज आपके सामने लेकर आ गया हूँ 67th बीपीएससी मेंस का क्रैश कोर्स। और इस क्रैश कोर्स का पूरा इंटेंशन यही है कि जो ये 1 महीने के करीब का समय बच रहा है वो कैसे सबसे इफेक्टिव वे में यूटिलाइज किया जा सके, आपके स्कोर को कैसे मैक्सिमाइज किया जा सके, आपके रैंक को कैसे अपग्रेड किया जा सके। और इसके लिए आपके पास फॉर्डर पॉइंट्स होने चाहिए, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन होने चाहिए और आंसर लिखने की आपके पास विस्तृत शैली होनी चाहिए, जिसके बिना यहाँ पर बेहतर स्कोर कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ होते जा रहा है। और ये भी आप देख रहे हैं कि जो 67th बीपीएससी का मेंस होना है उसमें एक मेजर चेंज किया गया। इससे पहले जो जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 का एग्जाम होता था वो अलग अलग दिनों में होते थे, यानी कि आपको एक दिन में मैक्सिमम 3 आवर्स का ही आंसर राइटिंग करना होता था। लेकिन यहाँ पर अब सेम डे में जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 होने हैं। तो यहाँ पर आपको अपना इंड्योरेंस, अपना स्टेमिना जो है वो बढ़ाना पड़ेगा। यूपीएससी पैटर्न को धीरे धीरे करके बीपीएससी अपनाता जा रहा है और आपको यहाँ पे ज़्यादा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि इस एग्जाम में बेहतर स्कोर करने का एक ही तरीका है कि सटीक इन्फॉर्मेशन गैदर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करिए, ताकि एग्जाम हॉल में आपको अपने हाथ न दुखने लगें। ये सब बहुत ज़्यादा जरूरी है। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन जीएस पेपर 1 और वहाँ पर हिस्ट्री में भी एक बड़ा ही फेवरेट टॉपिक है बीपीएससी का, वो है एजुकेशन इन कॉलोनियल एरा। और ये क्वेश्चन जो है अल्टरनेट ईयर्स में या 1-2 साल के गैप पर पूछा जाता रहा है। और ये एक ऐसा सवाल है जिसको आप बेहतर ढंग से अगर तैयार कर लेते हैं तो आप सिक्योर हो सकते हैं कि चलिए हमारे कुछ मार्क्स तो आ रहे हैं। और ये तो जैसे हिस्ट्री का क्वेश्चन है, जीएस पेपर 1 का क्वेश्चन है, जिसमें सवाल जो पूछा जाता है वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से पूछा जाता है कि कॉलोनियल एरा में किस तरीके से एजुकेशन का डेवलपमेंट हुआ। लेकिन ये एक डायनेमिक टॉपिक है, एजुकेशन जो है इसके बारे में आप एक बहुत अच्छा आंसर तैयार कर सकते हैं। बाकी जो हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं उनसे ये भिन्न इस मामले में है कि आप इसका जो इंट्रो है काफ़ी तगड़ा दे सकते हैं कि एजुकेशन क्या है, एजुकेशन की नीड क्या है, वो कैसे एक टॉर्च की समान है, या फिर एजुकेशन वो एक रिसोर्स है जो एक नॉर्मल ह्यूमन को ह्यूमन रिसोर्स बनाता है, या एजुकेशन के ऊपर बहुत सारे कोटेशंस हो सकते हैं। और एक बेहतर कोटेशन के साथ आप अपने आंसर की शुरुआत कर सकते हैं। यहाँ पर बिहार का जो गौरवशाली इतिहास है और उसमें जो शिक्षा का एक बहुत बड़ा एक कह लें कि तवज्जो रहा है, जैसे कि यहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, नालंदा यूनिवर्सिटी, उदंतपुरी यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, तो इनके बारे में भी आप चर्चा कर सकते हैं कि बिहार जो है हमेशा से एजुकेशन के लिए एक फर्टाइल बेड रहा है। भले ही वो एंशियंट इंडिया की बात कर लें, जब महाजनपद काल था उस समय भी यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ वगैरह का कंसेप्ट डेवलप हो रहा था धीरे धीरे। आगे चल के नालंदा महाविहार जो कि बहुत बड़ा सेंटर बनता है महायान का, या इसके बाद मतलब जो भी गुप्ता एज में क्या था, या फिर आगे चल के पाल डायनेस्टी के समय में एजुकेशन किस तरीके का रहा, जब सारे देश में मुस्लिम रूल आ जाता है, जब स्लेव डायनेस्टी की आगाज होती है, और इसके बाद से किस तरीके से डेवलपमेंट्स होते हैं एजुकेशन के, और उसमें बिहार कहाँ पर लाई करता है, कहाँ स्टैंड करता है, या फिर ब्रिटिशर्स के समय में आज़ादी के बाद का भारत, इसमें केंद्र सरकार की क्या भूमिका रही, बिहार सरकार एजुकेशन के लिए क्या कर रही है, और अभी का जो प्रेजेंट सिनेरियो है। तो जब आप एग्ज़ाम लिखने जाते हैं तो उसके पहले आप अपना बजट, इकोनॉमिक सर्वे वगैरह देख के जाते हैं। इससे आपको कुछ कुछ स्कीम्स वगैरह के बारे में पता चलते रहता है। तो एक अच्छा होगा कंक्लूडिंग रिमार्क्स के लिए कि जो प्रेजेंट सिनेरियो है एजुकेशन का और किस तरीके के मेजर रिफॉर्म्स की ज़रूरत है वो आप बता सकते हैं। अभी कुछ दिनों पहले हम एक स्कूल इंस्पेक्शन पर गए थे और स्कूल इंस्पेक्शन के लिए यहाँ बिहार सरकार के द्वारा एक बेस्ट प्लस ऐप डेवलप किया गया है। उस ऐप की सबसे बड़ी खास बात यह है कि वो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड यूज करता है और
उसमें आप पूरा डेटा फिल कर सकते हैं कि हाँ टीचर्स की अटेंडेंस कैसी थी, क्या वहाँ पर हेडमास्टर प्रेजेंट थे, क्लास वाइज बच्चे कितने उपस्थित हैं, कितने एब्सेंट थे, या इस तरीके की भी आप विवरणी भर सकते हैं कि क्लास 3 के जो बच्चे हैं तो ऐसे कितने बच्चे हैं जो कि क्लास 2 की या क्लास 1 की किसी पाठ्यक्रम की पुस्तक को पढ़ पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि यहाँ पर हम टेक्नोलॉजी का भी यूज कर सकते हैं अच्छे से एजुकेशनल मॉनिटरिंग के लिए, या फिर इंफ्रा वगैरह का भी आप डेटा भर सकते हैं। प्लस में इसमें किसी भी तरीके का फर्जीवाड़ा का स्कोप भी नहीं है। तो आजकल क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, मैं एडमिनिस्ट्रेशन में हूँ, तो मेरा जो देखने का नज़रिया है वो इस तरीके से है कि हाँ मुझे गवर्नमेंट के इफ़र्ट्स नज़र आ रहे हैं कहीं ना कहीं, लेकिन ये एम्पल नहीं है। यहाँ पर बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। अगर हम गार्जियन के पर्सपेक्टिव से बोलें, टीचर्स के पर्सपेक्टिव से, और फिर सरकार को जो करना चाहिए, ये सब कुछ जानते हैं आप। तो ये जो एजुकेशन वाला जो टॉपिक है, इसमें यही सबसे अच्छी बात है कि इंट्रो आपके पास बहुत कुछ है लिखने के लिए। बिहार के गौरवशाली इतिहास का जिक्र कर सकते हैं। कंक्लूजन जो है वो काफ़ी प्रोग्रेसिव, फार साइटेडनेस वाला आप दे सकते हैं। हो सकता है तो यहाँ पर आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वगैरह का भी हवाला दे सकते हैं। आपकी डिस्क्रिप्शन है, यानी यहाँ पर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। आप उसको सही ढंग से यूटिलाइज बस करें। और देखिए किस तरीके से सवाल आए हैं। जैसे 65 बीपीएससी में पूछा गया था कि डिस्क्राइब द स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन बिहार बिटवीन 1858 एंड 1914। तो ये एक टाइम फ्रेम दे दिया गया है, इसमें आप जो डेवलपमेंट्स हैं उसको बताएं। लेकिन इसका ये नहीं मतलब है कि आप वहीं तक कन्फाइंड रह जाएं, क्योंकि 38 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपको थोड़ा बहुत दाएं बाएं बताना होगा। इसी तरीके से 63वीं में वगैरह में पूछ लिया गया कि डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन बिहार फ्रॉम 1857 टू 1947। तो अब इन दोनों आंसर्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। यहाँ 1858 से 1914 दिया है और ये 1857 से 1947 दिया है। 1914 के बाद जो डेवलपमेंट्स हुए हैं उसमें टेक्निकल एजुकेशन वगैरह का ज्यादा इमरजेंस है, जैसे कि इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज। तो इन सभी चीज़ों का भी आप हवाला दे सकते हैं, जिक्र कर सकते हैं। या कभी ऐसे पूछ लिया गया कि डेवलपमेंट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन बिहार फ्रॉम 1813 टू 1947, यानी जब एजुकेशन को प्रमोट किया जा रहा है, क्रिश्चियन मिशनरीज आते हैं, मकौले वगैरह का जो टाइम है, सब कुछ आपको जिक्र करना है। और इसमें एक आंसर राइटिंग करने की ये अच्छी पद्धति होगी कि आप यहाँ डेवलपमेंट्स को बताएं, लेकिन जो कुछ क्रोनोलॉजी है उसको भी आप बताते चलें, यानी कि जो भी डिसीजन लिए गए हैं इस तरीके से, और जो इंपॉर्टेंट कमिटीज वगैरह हैं, जो एक्ट्स वगैरह हैं, उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप बताते जाएंगे, तो उसका एक बड़ा अच्छा कह लें कि इन रिजल्ट निकल के आएगा। ये पता चलेगा कि आपने यहाँ पर सकारात्मक इफर्ट्स लगाए हैं, आपको क्रोनोलॉजी की समझदारी है, और किस तरीके से क्रमिक शिक्षा में विकास हुआ है, इस बात को भी आप बेहतर तरीके से बता सकते हैं। या कभी 42वीं वगैरह में पूछ लिया गया कि डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन इन बिहार ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ योर स्टडी। तो देखिए यहाँ पर टेक्निकल एजुकेशन के बारे में पूछा जा रहा है, यानी अपने अध्ययन काल में बिहार में तकनीकी शिक्षा के विकास का वर्णन कीजिए। तो ये अध्ययन काल यानी कि आपका मान के चल रहा है कि पिछले आप 4-5 सालों का, 10 सालों का विवरण दे सकते हैं कि यहाँ पर क्या डेवलपमेंट्स हुए। लेकिन यहाँ आपको खुद को इतना ही टाइम फ्रेम में कन्फाइन करके नहीं रखना है, ओके, क्योंकि यहाँ पर आज का जो सिनेरियो है काफी बदल गया है। कहने का मतलब है कि जिस तरीके से आप देखते हैं कि आजकल स्किल डेवलपमेंट पर बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है, कंप्यूटर एजुकेशन आ गया, डिजिटल लिटरेसी की बात करते हैं, और इसके बहुत सारे आयाम हो चुके हैं आज। तो इनको भी आप अच्छे से देख लेंगे तो आप बता सकते हैं कि ये किस तरीके से हेल्पफुल है, किस तरीके से हमें आत्मनिर्भर बना रहा है। तो यहाँ पर ये सब इंफॉर्मेशन जो है आपके काम आने वाला है। चलिए मैं शुरू करता हूँ इस टॉपिक को, लेकिन उससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हैं तो सिंपली आपको टेलीग्राम ऐप पर जाके सर्च करना है अभिनव_सर_BPSC, और ये सर्च करते आप मुझसे जुड़ जाएंगे। और इसके बाद अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की दुविधा है, कोई संकोच है, तो आप बेहिचक मुझसे पूछ सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर
आप कोई आंसर लिखते हैं मेंस के लिए और आपको लगता है कि उसका मैं इवैल्यूएशन करूं, मैं उस पर अपना कमेंट दूं, तो वो भी आप वहां पर पेस्ट कर सकते हैं। मैं रेगुलर बेसिस पर आपके आंसर्स को पढ़ता हूं और अपनी मैं कमेंट्री उस पर देता रहता हूं। मुझे जिस तरीके से समय मिलता है मैं उस वहां पर मैं वक्त देता हूं आपके लिए। तो हम बात करेंगे वेस्टर्न और टेक्निकल एजुकेशन, लेकिन यहाँ हमें कन्फाइन नहीं हो जाना है। आपको अपना जो दिमाग है उसको पूरा खोल के रखना होगा। तो देखिए, अब यहाँ पर एजुकेशन जो है प्री कॉलोनियल इंडिया में अगर बात करें तो वहां पर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो कई तरीके के उसमें फ्रेगमेंटेशंस थे। उसमें बहुत बड़ा रोल था रिलीजियस और कास्ट लाइन का, क्योंकि एजुकेशन जो है सबके लिए एक्सेसिबल नहीं था। जो समाज के उच्च वर्ग के लोग थे उन्हीं में शिक्षा दीक्षा जो होती थी, बाकी जो समाज के निचले तबके के लोग थे वो अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे पाते थे और बहुत तरीके का सोसाइटल डिस्क्रिमिनेशन था। आपको बहुत सारे ऐसे लिटरेचर्स पढ़ने से मालूम चलेगा कि जहाँ पर सो कॉल्ड अपर कास्ट के बच्चे पढ़ते थे वहाँ पर लोअर कास्ट के बच्चों को नहीं बैठने दिया जाता था, उनके पानी के घड़े वगैरह को शेयर नहीं करने दिया जाता था, या फिर उन्हें स्कूल आने से रोक दिया जाता था। इस तरीके के बहुत सारे स्टोरीज वगैरह हैं। इवन अगर आप इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे बाबा भीमराव अंबेडकर जी के बारे में, तो उन्होंने भी अपने बचपन में कुछ इस तरीके के डिस्क्रिमिनेशंस को झेला था। तो यहाँ पर बहुत तरीके के रिलीजियस और कास्ट लाइंस पर एजुकेशन की आप बात कर सकते हैं। अगर मेजर क्लासिफिकेशन करें तो अगर हम हिंदुइज्म को देखें तो हिंदुइज्म में जो कंसेप्ट था वो गुरुकुल का कंसेप्ट था। गुरुकुल का कंसेप्ट था कि बच्चे जो थे वो जाते थे, गुरु के पास रहते थे, वहीं शिक्षा दीक्षा को ग्रहण करते थे और फिर जब उनका गृहस्थ आश्रम शुरू होता था तभी वो घर को लौटते थे और इस समय उनको एक गुरु दक्षिणा देना होता था। लेकिन अगर हम मुस्लिम्स की बात करें तो मुस्लिम फैमिली में पहले जो है वो होम ट्यूशन का कंसेप्ट था। होम ट्यूटर आते थे, बच्चों को घर पे ही एजुकेशन इम्पार्ट करते थे। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि बहुत तरीके के सेग्रीगेशंस थे रिलीजियस बेसिस पर, कास्ट लाइंस पर, जो कि हार्श ट्रूथ था इंडिया का अगर हम प्री कॉलोनियल एरा में देखें। और जब अंग्रेज आते हैं तो उनको बहुत स्किल्ड और अंग्रेज लोग यहाँ नहीं पैदा करना था, उन्हें बस यहाँ पर क्लर्क की जरूरत थी जो कि इंग्लिश पढ़ सके, बोल सके, समझ सके और अंग्रेजों की बात को इन भारतीयों को समझा सके। इसलिए उन्हें बहुत वेल क्वालिफाइड लोग नहीं चाहिए थे, बस वो इस तरीके की शिक्षा देना चाहते थे जिससे उनका काम यहाँ आसान हो सके। उनकी नियतों को आपको समझते रहना होगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि हिंदूज में हम देखते हैं कि ब्राह्मण्स हैड द एक्सक्लूसिव प्रिविलेज टू एक्वायर हायर रिलीजियस एंड फिलोसफिकल नॉलेज। तो ये सब कुछ है। इसी तरीके से यहाँ पर जो ब्राह्मण एक कास्ट जो हुआ उन्होंने मोनोपोलाइज किया एजुकेशन सिस्टम को और ऑक्युपाई किया पोजीशंस इन द सोसाइटी और प्रिस्ट के रूप में, टीचर्स के रूप में, ये देखने को मिलता है। और यहाँ पर देखते हैं कि विद्यालय वगैरह का तो कंसेप्ट था ही, इसके साथ ही साथ कुछ यहाँ पे चतुष्पाठी का भी कंसेप्ट देखने को मिलता है। और इसी तरीके से ये यहाँ पर संस्कृत की पढ़ाई होती थी, मदरसा वगैरह हो गए जहाँ पर कि उर्दू की पढ़ाई होती थी, या फिर इस्लाम से रिलेटेड जहाँ बच्चों को शिक्षा दिया जाता था। ओके। और टेक्निकल नॉलेज जो है वो हम देखते हैं कि खासकर आर्किटेक्चर के क्षेत्र में, मेट्रोलॉजी के क्षेत्र में ये सब दिए जाते थे और कहीं ना कहीं वो वंशानुगत थे। यानी कि अगर कोई कारपेंटर है तो उसका बेटा भी है अपने पिता को देख देख के वो ट्रेंड हो गया और वो कारपेंटर का काम फिर करने लगा। अगर कोई संगीतकार है तो उसके ऑफस्प्रिंग भी संगीतकार हो गए, या फिर इसी तरीके से डेवलपमेंट्स देखने को मिलते हैं। मेट्रोलॉजी वगैरह की साइंस एंशिएंट इंडिया में काफ़ी डेवलप थी और ये सब कुछ हम देख सकते हैं कि गुप्ता एरा वगैरह में जिस तरीके से महरौली पिलर खड़ा किया गया है जिसमें अभी तक ढंग से रस्टिंग नहीं हुआ है, तो बताता है कि उस समय क्या मेट्रोलॉजी साइंस भी बहुत बेहतर रहा होगा। अगर हम मॉडर्न एजुकेशन की बात करें भारत में तो ब्रिटिश रूल में ही शुरू हुआ है। इसके पहले मॉडर्न एजुकेशन हमें देखने को नहीं मिलता है। और अगर हम ब्रिटिशर्स के पहले की बात करें तो यहाँ पर गुरुकुल और मदरसा सिस्टम प्रिवेलेंट था।
और जो ईस्ट इंडिया कंपनी है अपने शुरुआती 60 वर्षों में वो थोड़ा भी एजुकेशन वगैरह पर नहीं ध्यान देते हैं, क्योंकि यहाँ पर उनका मकसद जो है बहुत क्लियर है। शुरू में वो क्या है कि अपने हाथ पैर यहाँ जमा रहे हैं, इसके बाद ड्रेन ऑफ वेल्थ शुरू करते हैं। अब जब लगता है कि नहीं हमारे हाथ पैर अच्छे से जम गए हैं, अब इंडियंस का ही यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा ताकि और इंडिया का जो हम खून चूस सकें, तब यहाँ पर उनको लगता है कि अब इंडियंस को पढ़ाना चाहिए, या अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए क्रिश्चियन मिशनरीज को वो इंडिया लाते हैं। और कंपनी को जरूरत थी कुछ एजुकेटेड इंडियंस की जो असिस्ट कर सके उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन में, और खासकर यही सब जमीन वगैरह, टैक्सेशन वगैरह, जमीन का लगान काटना, इसी के लिए उनको लोग चाहिए थे जो कि सस्ते दरों पर उपलब्ध हों। लोकल कस्टम्स और लॉज वगैरह को समझने के लिए, क्योंकि उस समय तक क्या है कि यूनिफाइड लॉज नहीं थे, हिंदू के लिए अलग लॉ, मुस्लिम के लिए अलग लॉ था, और यहाँ पर इन चीज़ों को समझने के लिए कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो ट्रांसलेट करके उन्हें उन चीज़ों को बता सके। तो यहाँ पर कुछ लोगों को पढ़ा दो, और इसी पर्पस से हम देखते हैं कि वॉरेन हेस्टिंग्स ने एस्टेब्लिश किया कलकत्ता मदरसा 1781 में, जहाँ पर कि मुस्लिम लॉज की टीचिंग हो सके। ठीक है, तो वॉरेन हेस्टिंग्स का नाम शुरुआती दौर में आ सकता है, और ये कलकत्ता मदरसा का जिक्र इसलिए करना जरूरी है क्योंकि उस समय के बंगाल के प्रांत में ही आज का हमारा बिहार हिस्सा था, और अगर कलकत्ता का मदरसा वगैरह है तो उसका कनेक्शन उस समय के बिहार के क्षेत्र से भी हम रिलेट कर सकते हैं। इसी तरीके से अब जैसे ही हम देखते हैं 1781, इसके करीब 10 साल बाद 1791 में एक संस्कृत कॉलेज जो है वो स्टार्ट की गई बनारस में, वाराणसी में। किसके द्वारा? तो जोनाथन डंकन के द्वारा, जहां पर कि हिंदू फिलॉसफी एंड लॉज की पढ़ाई होती थी। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि किस तरीके से फिलॉसफी, लॉज वगैरह को पढ़ने के लिए अंग्रेज धीरे धीरे अपना इफर्ट लगा रहे हैं। यहाँ पर जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे वो सपोर्ट कर रहे थे स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन। इंडिया के अगर हम बात करें, जो पश्चिमी शिक्षा का प्रचार प्रसार हो रहा था, और इतना ही नहीं, यहाँ पर जो धर्म परिवर्तन का गतिविधि है वो भी काफी तेज है। अगर आप मुंडा आंदोलन वगैरह को समझते हैं, देखते हैं, तो वहाँ आपको पता चलता है कि किस तरीके से वहाँ के लोकल ट्राइब्स को कन्वर्ट कर दिया गया था क्रिश्चियंस में, और उन्हें कई तरीके के प्रलोभन वगैरह दिए गए। और ये भी बात है कि उन्हें शिक्षा वगैरह दिया जाता था, वेस्टर्न एजुकेशन ही इम्पार्ट किया जाता था, लेकिन नॉट ऑन साइंटिफिक टेम्परामेंट्स और साइंटिफिक लाइंस पर नहीं हो रहा था ये सब अभी तक। यहाँ पर क्रिश्चियन मिशनरीज के द्वारा बहुत सारे स्कूल्स वगैरह खोले गए, और ये एक माध्यम था, कह सकते हैं कि यहाँ पर कि हम कह रहे हैं कि यहाँ के जो मूल निवासी थे, जो नेटिव्स थे, उनका ईसाईकरण किया जा सके। ठीक है, क्रिश्चियनाइजिंग द नेटिव्स, ये मूल मकसद है यहाँ पर, इस बात को आपको समझना है। इसी तरीके से एक बैप्टिस्ट मिशनरी आता है। ठीक है, ये बैप्टिस्ट मिशनरी का जिक्र बहुत बार आता है, और अभी भी कई बार डिबेट्स वगैरह में बैप्टिस्ट मिशनरी की बात आ जाती है। और ये मिशनरी जो थी विलियम कार्ले की, ये इंडिया आता है 1793 में, और 1800 सन आते आते, यानी कि करीब 7 वर्षों में यहाँ पर एक उसका सेंटर जो था वो बहुत अच्छे से अपनी पकड़ बना चुका था बंगाल और श्रीरामपुर के इलाके में, और बहुत सारे प्राइमरी स्कूल जो थे अगल बगल के क्षेत्रों में खुल गए थे। लेकिन जो आज का बिहार का क्षेत्र है वो अभी भी इस तरीके के प्राइमरी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से अनभिज्ञ था। यहाँ पर अभी तक इस तरीके के इंस्टीट्यूट्स नहीं आए थे, और जो इंडियन रिफॉर्मर्स थे उनका मानना था कि ये समय की जरूरत है और ये होना चाहिए। एक मॉडर्न एजुकेशनल सिस्टम जो है उसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी, और इस तरीके के थॉट्स रखने वाले ग्रेट थिंकर्स वगैरह में से यहाँ पर आप देखेंगे कि राजा राम मोहन रॉय जी भी थे। वो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स के इंटेंट को जरूर समझ रहे थे, लेकिन उनका ये मानना था कि ये एक जो ये काम कर रहे हैं ये हमारे लिए भी फायदेमंद है, हम इसको कैसे यूटिलाइज करके अपने लिए बेहतर कर सकते हैं। और उन्होंने भी अंग्रेजी की शिक्षा दीक्षा को ग्रहण किया ताकि वो ब्रिटिशर्स के बातों को समझ सकें, उनसे कम्युनिकेट कर सके, ये ज्यादा जरूरी था। ओके,
और यहाँ पर रेशनल थिंकिंग और साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के लिए ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। उस समय के जो भारतीय समाज सुधारक लोग थे उनका ऐसा मानना था। और साल आ जाता है 1813 का, जब पास होता है चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1813। और ये पहला इस तरीके का कोई फुट स्टेप था एजुकेशन के लिए, जो कि दिखता है कि गवर्नमेंट का एक ऑब्जेक्टिव हो गया, यहाँ उद्देश्य हो गया कि मकसद हो गया कि यहाँ पर भी एजुकेशन को इम्पार्ट किया जाए। पहले बार इस तरीके का कोई जिक्र हमारे सामने आता है। यहाँ पर 1 लाख रुपए सैंक्शन किए गए एजुकेशन के लिए कि भारतीयों को शिक्षा देने के लिए ब्रिटिश इंडिया में 1 लाख रुपए खर्च किए जाने हैं। इस तरीके का अमाउंट सैंक्शन किया गया, इस तरीके का बजट बनता है। आज 1 लाख रुपए की कोई कीमत नहीं है, लेकिन सोचिए सन 1813 में 1 लाख रुपया एक ह्यूज अमाउंट था। और ये जो एक्ट है कहीं ना कहीं एक धक्का देता है, मतलब धक्का यानी पुश वाली बात है, ये कहीं ना कहीं शॉक वाली नहीं, पुश वाली बात है। ये जोर देता है, गति देता है, इम्पिटस देता है जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे, और कह सकते हैं कि उनको ऑफिशियल परमिशन मिल गया इंडिया आने के लिए। इससे पहले जो आ रहे थे वहां पर उनको एक तरीके से कह लें कि कोई सरकार के तरफ से कोई ऐसा एक्ट बना के उन्हें नहीं भेजा जा रहा था, लेकिन ये कह सकते हैं कि क्रिश्चियन मिशनरीज के लिए द्वार खुल जाता है 1813 के चार्टर्ड एक्ट से। और यहाँ पर हम देखते हैं कि एक स्प्लिट दिखता है गवर्नमेंट के अंदर कि किस तरीके की हमें एजुकेशन इम्पार्ट करनी है। क्या इन्हें वर्नाकुलर लैंग्वेज में पढ़ाना है, या इंग्लिश में पढ़ाना है, या केवल आर्ट्स पढ़ाना है, या फिर इन्हें हमें साइंस पढ़ाना है, क्या करना है। तो यहाँ पर जो ईयर देख रहे हैं ना 1813, अब मैं आपको वापस से उस क्वेश्चन पर ले चलता हूँ। अब जहां आप देखते हैं यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन फ्रॉम 1813 टू 1947, तो ये 1813 जो है वो यहीं से आता है, क्योंकि पहली बार 1 लाख रुपया सैंक्शन किया जाता है। पहली बार कह लें कि क्रिश्चियन मिशनरीज जो हैं उनको ऑफिशियली वेलकम किया जा रहा है यहाँ पर, तो इसलिए ये जो 1813 है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। ओके, और यही क्वेश्चन में पूछे जाने का कारण है। अब यहां पर देखिए, अब 2 तरीके का थॉट होगा। एक हो सकता है कि जो कि कह लें कि फार्स साइटेड हो, जो कि आगे का सोच रखता हो, और कुछ हो सकता है कि यहाँ पर रूढ़िवादी विचारधारा हो, ठीक है, या कह लें कि प्राच्यवादी हो। तो जो ओरिएंटलिस्ट थे उनका मानना था कि इंडियंस को जो एजुकेशन है वो ट्रेडिशनल इंडियन एजुकेशन ही इम्पार्ट करना चाहिए, यानी कि जो पारंपरिक भारतीय शिक्षा व्यवस्था है वही यहाँ के भारतीय बच्चों को इम्पार्ट करना चाहिए। लेकिन कुछ जो दूसरे लोग थे वो चाहते थे कि इंडियंस को वेस्टर्न स्टाइल ऑफ एजुकेशन दिया जाए और उन्हें वेस्टर्न सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएं, लिखाए जाएं, जिस तरीके की शिक्षा जो है ब्रिटेन में या यूरोप में हो रही थी। राजा राम मोहन राय जी, जिनको कि फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहते हैं, वो भी इंक्लाइंडेड थे वेस्टर्न एजुकेशन के तरफ। ये बहुत रिमार्केबल बात है। और यहाँ पर हम डिफिकल्टी देखते हैं रिगार्डिंग लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन की। ठीक है, हो सकता है कि हम साइंस पढ़ाएंगे, लेकिन किस भाषा में पढ़ाएंगे? इंग्लिश में पढ़ाएंगे, या हिंदी में पढ़ाएंगे, या क्षेत्रीय भाषा में मदर टंग में पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे? आर्ट्स पढ़ाएंगे, कॉमर्स पढ़ाएंगे? एक वो अलग चर्चा का विषय है, और एक वो माध्यम, ये एक अलग मतलब कि कह सकते हैं कि डायलेमा का पॉइंट था। तो कुछ लोग जो है इंडियन लैंग्वेज या वर्नाकुलर्स में चाहते थे, लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि इंग्लिश में शिक्षा इंपार्ट करना अच्छा रहेगा। तो इन्हीं समस्याओं के वजह से जो मनी है वो 1823 तक खर्च नहीं हो पाया। वो जो 1 लाख रुपया अलॉट हुआ था 1813 में, 10 वर्ष बीत गए हैं और इस तरीके की दुविधाओं के वजह से वो पैसा अभी तक खर्च नहीं हो पाया है। जब जो जनरल कमेटी ऑन पब्लिक इंस्ट्रक्शन है डिसाइड करती है कि ओरिएंटल एजुकेशन दिया जाए, यानी प्राच्य शिक्षा प्रदान किया जाए, जो यहाँ का पैटर्न है उसी पैटर्न को, इंडियन ट्रेंड को, इंडियन स्टाइल को फॉलो किया जाना है। अब बात हो रही है सन 1835 की, जब ये डिसाइड किया गया कि वेस्टर्न साइंस और लिटरेचर जो है वो इम्पार्ट किया जाएगा इंडियंस को थ्रू द मीडियम ऑफ इंग्लिश, और ये डिसीजन लिया गया लॉर्ड विलियम बेंटिक के गवर्नमेंट के द्वारा। यानी यहाँ पर कह दिया गया कि वेस्टर्न जो करिकुलम है, जो सिलेबस है, वहाँ पर जो साइंस पढ़ाते हैं, वहाँ जो लिटरेचर पढ़ाते हैं, वो भारतीय बच्चों को हम देंगे और इंग्लिश लैंग्वेज में देंगे।
ये एक अपने आप में बहुत बोल्ड डिसीजन हो सकता है उस समय के लिए रहा होगा। और यहाँ पे जो मकौले है, ये टीबी मकौले जो है, जो कि इंडिया का पहला लॉ मेंबर था गवर्नमेंट, कह सकते हैं गवर्नर जनरल का काउंसिल में, वो कब से कब तक था, तो 1834 से लेकर 1838 तक। ये इंडियंस को बड़ा हेट्रेड के नज़र से देखता था और इसने अपने राइटिंग्स में बताया है कि इंडिया के जो लिटरेचर वगैरह हैं वो बहुत महान हैं और अगर ये लोग यही शिक्षा पाते रहे तो हम इन्हें कभी भी हरा नहीं पाएंगे, पराजित नहीं कर पाएंगे और इन पर अगर लंबे समय तक रूल करना है तो इनके अपने रिलीजियस बुक्स वगैरह से, स्क्रिप्चर्स से, इनके पढ़ाई से, इनके शिक्षा दीक्षा से इन्हें दूर करके और इन्हें करप्ट करना होगा और इसलिए इन्हें वेस्टर्न एजुकेशन इम्पार्ट करना चाहिए या करना पड़ेगा। ठीक है, तो मकौले जब तक भारत में आता है उससे पहले देखते हैं कि जो जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन है ये बन चुकी थी 1823 में और इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी था टू गाइड द ईस्ट इंडिया कंपनी ऑन द मैटर ऑफ एजुकेशन एंड द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, कि क्या पढ़ाना है, किस मीडियम में एजुकेशन को इम्पार्ट करना है, इस पर चर्चा करने के लिए 1823 में जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन बना था। इसका जो हम लोग अभी जिक्र कर रहे हैं कि 1823 तक ये पैसा नहीं खर्च हुआ था, तो वो 23 में बनता है और तब वहां पर चर्चा होता है कि ओरिएंटल लैंग्वेज यूज किया जाएगा, ओरिएंटल सब्जेक्ट्स को पढ़ाया जाएगा। लेकिन ये जो कमिटी है 1823 में जो बनी थी वो दो खंडों में बट जाती है। एक जो ओरिएंटलिस्ट थे या जो कह सकते हैं कि स्थानीय भाषाओं के समूह को प्यार कर रहे थे, वो चाह रहे थे कि इसी भाषा में पढ़ाई लिखाई कराई जाए वर्नाकुलर लैंग्वेजेज में, और एक हो गए इंग्लिश जो हो गए, ठीक है, जो अंग्रेजी और वेस्टर्न एजुकेशन पर तवज्जो ज्यादा दे रहे थे। अब यहाँ पर लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है वो अपॉइंट करता है थॉमस बेबिंगटन मकौले को, टीबी मकौले को, एज द चेयरमैन ऑफ जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन। अब जैसे ये सब जो टर्म्स है ना, जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, यही सब जो एस्पिरेंट्स हैं वो अपने कॉपियों में जनरली नहीं यूज करते हैं, और अगर ये आप यूज करेंगे, थोड़ा हाईलाइट कर देंगे तो ये एक डिफरेंस क्रिएट करता है। ओके, बाकी सब लोग घिसा पीटा करीब एक जैसा ही आंसर लिखेंगे, यही चीज जो है आपके आंसर को बाकियों के आंसर से अलग बनाता है। ओके, और एक हम देखते हैं कि जो मकौले था वो एक आर्डेंट एंग्लिश था, मतलब कह सकते हैं कि आंग्ल भाषा को प्रमोट कर रहा था, और वो कह सकते हैं कि एक कहने की ही हैड एन एब्सोल्यूट कंटेम्प्ट फॉर इंडियन लर्निंग ऑफ एनी काइंड, ठीक है, और उसको किसी भी तरीके के भारतीय भाषा, लेखन शैली, शिक्षा दीक्षा से एकदम अवमानना था, और वो कह सकते हैं कि उसको सपोर्ट मिलता है रेवरेंड अलेक्जेंडर डफ का, जे.आर. कोलिन और भी इस तरीके के जो इंग्लिश लोग थे वो इसको सपोर्ट कर रहे थे कि हाँ, वेस्टर्न एजुकेशन इम्पार्ट किया जाए, इंग्लिश में इम्पार्ट किया जाए, जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हो वो इंग्लिश हो। और जो यहाँ पर ओरिएंटलिस्ट थे इसमें जेम्स प्रिंसेप साहब का नाम आता है, हेनरी थॉमस कोलब्रुक का नाम आता है, तो बस ये जानकारी के लिए। अब यहाँ पर जो ये मकौले है इसने अपने कुछ मिनट्स प्रदान किए, मिनट्स मतलब समय नहीं है, यहाँ पर कुछ बिंदुओं को वो प्रस्तुत करता है, वो अपनी बात को रखता है और वो कहता है कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो इम्पार्ट होनी चाहिए इन प्लेस ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन लर्निंग, कि यहाँ पर जो भी शिक्षा देना है वो इंग्लिश में दिया जाए और वेस्टर्न एजुकेशन देते हैं हम, यहाँ के जो लेखन भाषा शैली है उसमें नहीं देना है, क्योंकि वो डिफेक्टिव है और अनहोली है, यानी अपवित्र और दोषपूर्ण बताया हमारे संस्कृति को, क्योंकि वो नफरत करता था, क्योंकि उसको इस बात से डर था कि अगर हम भारतीय संस्कृति को और प्रमोट करेंगे तो हमारी अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता जो है वो धूमिल हो जाएगी, और इसी डर में वो इस तरीके के नफरत भरे शब्दों का प्रयोग करता है। और उसका मानना था कि एजुकेशन फॉर अ फ्यू अपर एंड मिडिल क्लास स्टूडेंट्स, कि सभी को नहीं शिक्षा देना है, केवल जो अपर क्लास या अपर मिडिल क्लास इंडियंस हैं उन्हीं को शिक्षा दो, उनको क्लर्क वगैरह बनाओ। और
समय के साथ हम देखते हैं कि एजुकेशन वुड ट्रिकल डाउन टू द मासेज, यानी इसको डाउन फिल्ट्रेशन की थ्योरी वो कहता है, इनफिल्ट्रेशन थ्योरी कहते हैं कि ये एक सिंपल सी बात है कि आप कुछ लोगों को पढ़ाइए और फिर धीरे धीरे चल के सोसाइटी जो है वो पढ़ी लिखी हो जाएगी अपने हिसाब से। और वो चाहता था कि एक ऐसा क्लास बनाया जाए इंडियंस का हु वेयर इंडियन इन कलर, क्योंकि वो ब्राउन टेक्सचर के हैं, ब्राउन कम्प्लेक्शन के हैं, तो वो इंडियंस तो हो गए, लेकिन अपीयरेंस में वो भले ही इंडियन हो, इंग्लिश हो वो टेस्ट और एफिलिएशन में, यानी कि वो इंग्लिश स्टाइल के कपड़े पहने, उस तरीके का खाना खाएं, उस तरीके का चाल ढाल रखें, तो वो इस तरीके का इंग्लिश मैन का ख्वाब देखता था, जैसा इंग्लिश मैन महात्मा गांधी जी होते हैं अपने पढ़ाई लिखाई के दिनों में जब वो ब्रिटेन गए होते हैं। लेकिन हम क्या देखते हैं कि मकौले मिनट्स के कुछ समय बाद 1835 में बॉम्बे के अंदर एक कॉलेज जो है वो एस्टेब्लिश होता है, उसका नाम है एल्फिंस्टन कॉलेज। और इसी तरीके से कलकत्ता में कैलकटा मेडिकल कॉलेज की स्थापना होती है 1835 वगैरह में। यहाँ पर अब एजुकेशन जो है इम्पार्ट किया जा रहा है, आप समझ रहे हैं कि सर्जरी वगैरह सब कुछ सिखाया जाएगा। इसके बाद 1854 का दौर आता है वुड्स डिस्पैच का, और वुड्स डिस्पैच किसके नाम पर है, तो सर चार्ल्स वुड के नाम पर। और इसको कहा गया, इस डिस्पैच को, कि मैग्ना कार्टा है ये इंग्लिश एजुकेशन का भारत में। मैग्ना कार्टा यानी जो रूल बुक हो गया, जैसे हम अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मैग्ना कार्टा कहते हैं, इसी तरीके से ये इंग्लिश एजुकेशन का इंडिया में मैग्ना कार्टा साबित होता है, वुड्स डिस्पैच बाय सर चार्ल्स वुड। यहाँ पर वुड्स का क्या कहना था कि रेगुलराइज करने की जरूरत है एजुकेशन सिस्टम को, और प्राइमरी से लेके यूनिवर्सिटी लेवल तक, यानी एकदम शुरुआती से लेके हाईएस्ट एजुकेशन तक जो पॉसिबल है उसमें एक रेगुलराइजेशन की जरूरत है। इंडियंस जो हैं उनको शिक्षा दी जाए इंग्लिश में और साथ ही साथ उनके नेटिव लैंग्वेज में, यानी कि इंग्लिश में और वर्नाकुलर दोनों ही भाषाओं में ज्ञान जो है वो प्रदान किया जाए, ऐसा मानना था वुड साहब का, चार्ल्स वुड का। और जो एजुकेशन सिस्टम है वो हर एक प्रोविंस में डेवलप होना चाहिए, स्कूल्स वगैरह जो हैं हर जगह खुलने चाहिए, कॉलेज हर प्रांत में खुलने चाहिए। और इसने कह दिया कि हर एक जिला में कम से कम एक गवर्नमेंट स्कूल तो होना ही चाहिए। इसी तरीके से आगे चल के जो एफिलिएटेड प्राइवेट स्कूल्स हैं, यानी कि जो ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि ऑनलाइन ऑफ गवर्नमेंट कंसेप्ट हैं, उनको सहायता राशि, अनुदान राशि दी जा सकती है। और महिलाओं को भी शिक्षा दिया जाए, इस बात पर जोर होना चाहिए, इम्फेसिस होना चाहिए। तो ये काफी फार साइटेड व्यक्ति नजर आ रहा है वुड। ओके, और फिर 1857 विद्रोह वगैरह होता है, पूरा पॉलिटिकल टर्मोइल सिचुएशन जो है वो कुछ और ही दिशा में जा रहा है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि 1857 के बाद यूनिवर्सिटी यानी कि विश्वविद्यालय स्थापित होते हैं। कहाँ, तो मुंबई में, अब उस समय तो ये बॉम्बे कहा जाता था, इसी तरीके से उस समय ये कलकत्ता होता था, और मद्रास यानी आज का जो चेन्नई है। तो इन तीनों जगहों पर यूनिवर्सिटी खोले जाते हैं 1857 के बाद में। और यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत सारे और कमीशंस वगैरह जो हैं वो स्थापित होते हैं रिगार्डिंग एजुकेशन फॉर इंडियंस, और इसमें 1882 के हंटर कमीशन का भी नाम इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर इसने जोर दिया था प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन पर, और साथ ही साथ वोकेशनल एजुकेशन पर। इसी तरीके से जो पंजाब यूनिवर्सिटी है ये एस्टेब्लिश हुई थी 1883 में, और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो है वो 1887 में हंटर कमीशन के रिकमेंडेशंस पर। लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं कि यहाँ बिहार का जो क्षेत्र है वहां पर कोई इस तरीके का इंस्टीट्यूट नहीं खुला है। आगे चल के हम देखते हैं कि रेले आयोग आता है, रेले कमीशन 1902 में, और ये सेटअप किया गया था ताकि इंक्वायरी की जा सके कंडीशंस एंड प्रोस्पेक्ट्स ऑफ यूनिवर्सिटीज, यानी यहाँ जो सबसे हाईएस्ट लेवल के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उसी पर सबसे ज्यादा फोकस नजर आ रहा है। और आगे चल के क्रूर मानसिकता से ग्रसित लॉर्ड कर्जन ने 1904 में इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट लाया, और इसका पूरा का पूरा मकसद था इंडियंस के नेशनलिज्म को दबाना।
और नेशनल एजुकेशन कमेटी जो है ये सेटअप की जाती है 15 अगस्त 1906 को, और इसकी स्थापना जो है वो की जाती है सतीश चंद्र मुखर्जी के द्वारा। ध्यान दीजिएगा, ये नेशनल एजुकेशन कमेटी जो है आगे चल के एनसीईआरटी बन जाती है। और जब स्वदेशी आंदोलन हो रहा था 1905 में, और हर कोई जब फोकस कर रहा था कि अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए, हमारे बच्चे अंग्रेजों के स्कूल में कॉलेजेस में नहीं पढ़ेंगे, तो उसी समय बहुत सारे इंडियन स्कूल्स वगैरह खुले थे और वर्नाकुलर स्कूल्स वगैरह खुले थे, और उसी समय सतीश चंद्र मुखर्जी ने नेशनल एजुकेशन कमेटी को भी स्थापित किया था। इस कमेटी का मकसद तो था कि प्रमोट किया जा सके साइंस और टेक्नोलॉजी को एज पार्ट ऑफ स्वदेशी इंडस्ट्रियलाइजेशन मूवमेंट, जो कि हम अभी चर्चा कर रहे थे। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे कमीशन जो हैं वो क्रिएट किए गए जो कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम को चेंज कर सके। इसमें कुछ भारतीयों का भी योगदान है, और जैसे कि महात्मा गांधी जी का जो वार्धा एजुकेशन प्लानिंग है 1937 का, या फिर राधा कृष्णन कमीशन जो है 1948-49 का, ये तो आज़ादी के बाद का फिर भी हो गया। और ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हैं जो कि हमारे देश के द्वितीय प्रधान राष्ट्रपति और प्रथम उपराष्ट्रपति हैं, और इनके जन्मदिन को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं 5 सितंबर को। तो यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स आए थे वो इस मकसद से आए थे कि भारत में जितना लूट खसोट हो सके करें, जितना भारतीयों का दोहन हो सके उतना हम करें, और यहाँ पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वेस्टर्न एजुकेशन को डेवलप किया गया इस पर्पस को फुलफिल करने के लिए। लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है जोर या फोकस टेक्निकल एजुकेशन पर नहीं दिया, यानी कि ज़्यादा लोगों को डॉक्टर बनाना, इंजीनियर बनाना, इस तरीके से साइंटिस्ट बनाना उनका कहीं से मकसद नहीं था, क्योंकि फिर लोग बहुत ज़्यादा जागृत हो जाएंगे ना, इस बात का भी तो डर है। लेकिन कुछ कुछ स्टेप्स लिए गए, जैसे कि रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज जो है इसकी स्थापना 1847 में होती है, और ये पहला इस तरीके का इंजीनियरिंग कॉलेज है। 1856 का कैलकाटा कॉलेज जो है इंजीनियरिंग का ये सब खुलता है। ये सब हम देखते हैं लगातार होते जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम बिहार के बारे में बात करेंगे, जरा आप समझ गए हैं तो हमारा एक जो पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसको हम समझ लेते हैं। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो इंडिया में अपना ग्लोरी खोते हैं, या खासकर बिहार के क्षेत्र में, वो बहुत सारे फॉरेन इन्वेशंस के वजह से और कॉलोनियल रूल में भी बिहार अपना पहचान जो है एक एजुकेशनल सेंटर के रूप में खो देता है। ये वही बिहार था जहां देश विदेश से 2500 साल पहले बच्चे गैदर होते थे। 2500 नहीं तो 1500 साल पहले तो जरूर ही इस तरीके का यूनिवर्सिटी था, नालंदा यूनिवर्सिटी वगैरह, जहां बच्चे आते थे पढ़ने के लिए। लेकिन जब कॉलोनियल रूल आता है तो यहाँ पर हम देखते हैं कि चेंजेज होते हैं एजुकेशन सिस्टम में, और वेस्टर्न एजुकेशन जो है वो एक नया चैप्टर होता है यहाँ पर। और इस तरीके से जो डेवलपमेंट्स होते हैं अब हम समझेंगे। ठीक है, कि जब 1835 का दौर है और विलियम बेंटिक और मैकॉले का समय है, तो यहाँ पर मैकॉले के प्रस्ताव पर डिस्ट्रिक्ट कॉलेज और गवर्नमेंट एडेड हाई स्कूल जो हैं वो एस्टेब्लिश हुए, और बिहार के 6 जगहों पर, पटना, पूर्णिया, बिहार शरीफ, भागलपुर, आरा और उपरा। ठीक है, अब इन जगहों को आप इस तरीके से मैप पर भी दिखा सकते हैं। एक वहां पर रफ बिहार का मैप ड्रॉ कर दें, वहां इन जगहों को ऐसे दिखा सकते हैं। अगर आप चाहें तो आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी होगी, आपके आंसर को ये बाकियों के आंसर से अलग बनाएगा। यानी कि सबसे पहले दौर में बिहार में 6 स्कूल खुलते हैं 1835 के मैकॉले मिनट्स के बाद। इसी सीक्वल में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन सेंटर जो है वो सेटअप किए गए। देवघर जो आज के झारखंड में है, हजारीबाग जो आज के झारखंड में है, मोतिहारी यानी कि जो चंपारण का क्षेत्र हो गया, चाईबासा यानी आज का जो झारखंड का क्षेत्र है, और ये सब हुआ 1863 में, जो कि इंपॉर्टेंट सेंटर्स हो गए वेस्टर्न एजुकेशन के। और इस तरीके से वेस्टर्न एजुकेशन जो है वो बिहार में प्रचारित प्रसारित हो रहा था, पता चलता है। अब यहाँ से सेकेंड फेज स्टार्ट होता है, और ये उड्स डिस्पैच के बाद होता है, 1854 के बाद होता है। वैसे यहाँ पर देखिए 63 वगैरह में खुला है, लेकिन ये उन 1835 वाले लाइन पर है, इस बात को समझना है। जब
वुड्स डिस्पैच है, जिसको कि मैग्ना कार्टा इंडियन एजुकेशन का कह रहे हैं, जहां पर वोकेशनल यानी कि व्यवसायिक शिक्षा वगैरह पर तवज्जो दिया गया और टेक्निकल एजुकेशन पर। तो यहां पर हम देखते हैं कि हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है वो स्टेब्लिश हुए बिहार में, लेकिन यहाँ पर वोकेशनल और टेक्निकल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अभी भी नहीं सेटअप किए गए थे। ओके, लेकिन यहाँ पर देखिए जैसे पूसा एग्रीकल्चरल रिसर्च सेंटर एंड एक्सपेरिमेंटल फॉर्म जो है ये स्टेब्लिश हुआ हेनरी फिलिप के द्वारा 1902 में। ये समस्तीपुर के क्षेत्र में, जो कि आज राजेंद्र एग्रीकल्चरल कॉलेज या यूनिवर्सिटी के रूप में जाना जाता है। लेकिन इस क्षेत्र में फ्रीक्वेंट फ्लड और अर्थक्वेक वगैरह जो रहे, मेनली अर्थक्वेक वगैरह के वजह से ये जो पूसा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है या कैंपस था, इसको दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया। अगर आप ओल्ड राजेंद्र नगर से रंजीत नगर की तरफ आते हैं दिल्ली में, तो वहां पर आपको पूसा एग्रीकल्चरल कॉलेज नजर आता है, तो वो यही है जो कि वहां चला गया है बाद में। लेकिन यहाँ पर जो कैंपस था वो आज भी एग्रीकल्चरल कॉलेज के रूप में चलाया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं टेक्निकल एजुकेशन में एक कहने की माइलस्टोन था। इसी तरीके से ये भी जरूरी है कि आप बता सके कि बहुत सारे टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस वगैरह की शुरुआत होने लगी थी, लेकिन इसका इन्फ्लुएंस काफी लिमिटेड था, लोग जागृत नहीं थे। और 1863 में पटना कॉलेज जो है ये स्थापित होता है हायर एजुकेशन के लिए, और वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सेंटर्स रहा ये पटना यूनिवर्सिटी का वर्चस्व अभी तक था, अभी भी है, लेकिन अब उतना नहीं है जितना कि इसका गौरवशाली इतिहास रहा है। अब हम देखते हैं थर्ड स्टेज। जो तीसरा स्टेज है तो हम कह सकते हैं कि ये देखने को मिलता है 1917 और उसके बाद सैडलर कमीशन के प्रस्ताव के बाद में। और यहाँ पर सैडलर कमीशन के द्वारा प्रपोज किया जाता है कि प्रोफेशनल कॉलेज जो हैं वो खुले प्रैक्टिकल साइंस के लिए और टेक्निकल एजुकेशन के लिए, और कॉलेजेस फॉर डिग्रीज। ठीक है, यानी कि अब यहाँ पर पूरा का पूरा जो कंसेप्ट है, विवरणी है, जो बदल गया है वो हम समझ पा रहे हैं, और ये हम थर्ड फेज में यहाँ इंटर हो चुके हैं। तो जो थर्ड स्टेज है वो शुरू होता है सन 1917 में, और यहाँ पर किसके रिकमेंडेशंस पर, किसके प्रस्ताव पर, तो सैडलर कमीशन। तो यहाँ पर बात की गई प्रोफेशनल कॉलेज की, प्रैक्टिकल साइंस की, टेक्निकल एजुकेशन के, डिग्रीज वगैरह की, और बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो बिहार में खुलते हैं, जैसे कि पटना यूनिवर्सिटी 1917 में, पटना मेडिकल कॉलेज जो कि अभी पीएमसीएच के रूप में जाना जाता है ये 1925 में, 1926 में गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज हो गया, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद जो कि अभी आईएसएम धनबाद पहले कहा गया, अब ये आईआईटी के रूप में जाना जाता है, जो कि अभी झारखंड में है। 1928 में पटना साइंस कॉलेज, पटना वेटरनरी कॉलेज 1930 में, और पटना इंजीनियरिंग कॉलेज जो कि अभी एनआईटी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के रूप में जाना जाता है, एनआईटी पटना, ये खुलता है। तो इस तरीके से बहुत सारे टेक्निकल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो लगातार दनादन बिहार में खुलते हैं। और हम देखते हैं कि जो कॉलोनियल पीरियड है तो यहाँ पर कुछ महिलाओं के शिक्षा के लिए भी काम किया गया। ये भी ऐसे कॉलेजेस इंस्टीट्यूट जो हैं वो बिहार में खुलते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रोग्रेस नहीं देखने को मिलता है जैसा प्रोग्रेस बॉम्बे में या बंगाल में, मद्रास में दिखता है। लेकिन यहाँ पर 1914 में एक गर्ल्स स्कूल तो जरूर खुला पटना के बांकीपुर के इलाके में, और यह भी डिसाइड किया गया था कि एटलीस्ट एक गर्ल्स कॉलेज जो है हर एक कमिश्नरी में खुलेगा। और यहाँ पर संत बोसेफ को स्कूल और गर्ल्स स्कूल जो है ये पटना में एस्टेब्लिश किए गए। यहाँ पर क्रिश्चियन एजुकेशन वगैरह जो है वो इम्पार्ट किया जा रहा था। और फ्रीडम मूवमेंट्स वगैरह के दौरान जैसे कि एनसीएम वगैरह में हम देखते हैं कि बहिष्कार किया जाता है, जो कि अंग्रेजों के शैक्षणिक संस्थान थे, और वहां पर ऑल्टरनेटिव एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं, जैसे कि उस समय बिहार विद्यापीठ वगैरह की स्थापना की जाती है। इस बात का भी आप जिक्र कर सकते हैं। और ट्रेडिशनल और मॉडर्न एजुकेशन में एक बढ़िया बैलेंस बनाने के लिए आर्य समाज के द्वारा सन 1886 में दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालय डीएवी जो है वो स्टार्ट किया जाता है वैदिक एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। और इसी तरीके से अलीगढ़ मूवमेंट से इंस्पायर्ड होके जो साइंटिफिक सोसाइटीज हैं वो एस्टेब्लिश हुए बिहार के मुजफ्फरपुर में और फिर पटना वगैरह में। और हम देखते हैं कि मोहम्मडन एजुकेशनल सोसाइटी जो है ये पटना में एस्टेब्लिश होती है,
नेशनल कॉलेज जो है वो एस्टेब्लिश होता है पटना गया रोड पे। और 1921 में जब महात्मा गांधी जी आते हैं बिहार एनसीएम के दौरान, तो इस समय बिहार विद्यापीठ जो है वो खुलता है नेशनल कॉलेज के कोर्टयार्ड में, जिसके की वीसी होते हैं, वाइस चांसलर होते हैं मजरुल हक साहब। तो यहाँ पर इस तरीके का जो स्प्रेड है वो हमें देखने को मिलता है। कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों को शिक्षा दीक्षा देने में काम आया, लोगों को जागृत किया जा सका, इंपावर किया जा सका, और ये सब बहुत ज्यादा क्रूशियल था। लेकिन यहाँ पर बहुत जो हार्श रियलिटी है कि ह्यूज डिमांड थी क्लर्क्स की और अदर जो एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स थी कंपनी के फंक्शन के लिए, उनके लिए जो चीपर इंडियंस अवेलेबल थे। अगर इंग्लिश मैन आते तो उनको रहने का खर्चा ज्यादा था, आने जाने का खर्चा, कई तरीके का अलाउंस होता, तो ये प्राइम मोटिव था। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे कि हम कांग्रेस के एस्टेब्लिशमेंट को देखते हैं कि ब्रिटिशर्स अपने तरफ से प्रेशर वॉल्व समझ रहे हैं और यहाँ के लोग थंडरिंग लाइट समझ रहे हैं, वो एंटीना समझ रहे हैं, वैसा ही एजुकेशन भी यहाँ पर काम किया है। यहाँ पर इसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी। जो वुमेन एजुकेशन जो है इसकी हालत पैथेटिक ही थी, बहुत अच्छी नहीं थी, क्योंकि हम देखते हैं कि जो यहाँ का ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी था उसमें किसी भी तरीके का छेड़छाड़ या इंटरफेरेंस रिलीजन के साथ नहीं करना चाहते थे ब्रिटिशर्स भी, और ये वो 1857 के विद्रोह से सीख गए थे। इसलिए महिलाओं के सशक्तिकरण पर, महिलाओं को शिक्षा दीक्षा देने पर वो बहुत ज्यादा कह लें कि एडमंट नहीं थे, और इसी वजह से महिलाओं की स्थिति और उनकी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थे वो पैथेटिक कंडीशन में थे। ओके, तो ये सब बात आप बता सकते हैं, और आज का क्या सिनेरियो है ये सब भी आप बता सकते हैं। गवर्नमेंट क्या कुछ कर रही है, जो प्रोग्रेसिव आइडियाज हैं गवर्नमेंट के, उनको प्रस्तुत करते हुए आप एक कंस्ट्रक्टिव नोट पर आंसर खत्म कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ हाइलाइट्स दे दिए हैं जो कि आपको अपने आंसर में मेंशन करने ही होंगे। 1813 और 1 लाख रुपया जो खर्च करने की बात की गई, और क्रिश्चियन मिशनरीज को प्रमोट करने की लॉर्ड मकौले का एजुकेशन पॉलिसी था, और डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी कहा गया। आगे चल के 1854 में वुड्स डिस्पैच, जिसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम कहते हैं। 1882-83 में हंटर कमीशन, और इसने जोर दिया स्टेट्स का जो रोल था एजुकेशन को इंप्रूव करने में। आगे चल के जो रेले कमीशन है 1902 का, जो कि रिव्यू कर रहा है परफॉर्मेंस ऑफ यूनिवर्सिटीज इन इंडिया, और इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट, और यहाँ पर यूनिवर्सिटीज के ऊपर ज्यादा ग्रिपिंग बनाने का काम किया गया। आगे चल के सैडलर कमीशन, हार्टलॉक कमीशन, महात्मा गांधी के द्वारा वार्धा स्कीम लाया गया बेसिक शिक्षा के लिए। बिहार में बहुत सारे बेसिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खुले, और फिर सार्जेंट प्लान जो था एजुकेशन का 1944 का। इसके बाद जो है वो आप बता सकते हैं कि आजादी के बाद का भारत किस तरीके से एजुकेशन को हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में रखते हैं, डीपीएसपी में। आगे चल के जब हम इस कैपेबल होते हैं कि हर किसी को एजुकेशन इम्पार्ट कर सकें, तो एजुकेशन को हम एक फंडामेंटल राइट बना देते हैं। अंडर आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन लाते हैं। नई शिक्षा नीति पर भी आप कुछ कंस्ट्रक्टिव बात कर सके, और इस टॉपिक को एक पॉजिटिव मार्क पे खत्म कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप एक बेहतर आंसर तैयार करेंगे, और वहां पर इस तरीके के कुछ वर्चुअस साइकिल वगैरह का बात कर सकते हैं कि अगर सही ढंग से शिक्षा किसी को मिलेगी तो उसमें जागरूकता होगी, नॉलेज होगा, उसका कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होगा। इस तरीके से इन स्किल से वो उसका जो दिमाग है वो काफी इंटेलेक्ट होगा, इंटेलेक्चुअल स्किल होगा, वो बेहतर डिसीजन ले पाएगा, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी होगी। डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी से लीडरशिप क्वालिटी आती है, इंसान विजनरी होता है, और इन चीजों से हम देखते हैं कि कई तरीके के एक्टिव और पैसिव मूवमेंट्स में एक फोकस मिलता है, और इन चीजों का एक रोल रहा फ्रीडम स्ट्रगल में भी, और आज भी जो कई तरीके की मानसिक गुलामी इंसान झेल रहा है, जो सोसाइटी झेल रही है, उसको खत्म करने में एक एजुकेशन का बड़ा रोल रहा। तो आजादी के पहले के भारत में इस वर्चुअस साइकिल का कैसे यूटिलाइजेशन हुआ, पत्र पत्रिकाओं पत्राचारों में कितना ये मददगार रहा, ये सब कुछ आप बता सकते हैं। तो फिर हम आगे मिलेंगे एक फ्रेश टॉपिक के साथ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग and all the best for your upcoming exams.